Namaskar, I'm Ashok Well, and today I'm very, very excited to be sharing a theme with two esteemed educationists who are joining me from New Delhi. What we are discussing is something that I think you will love because you must have heard about unconditional love. And today we are discussing about unconditional education. And why we are discussing unconditional education, I'll share that insight in a bit. But let me have the pleasure of welcoming Dr. Sudhir Bist and Dr. Ravi Kant Swamiji. Namaste. नमस्कार। नमस्कार। अम, दोनों भाषाओं में बात करेंगे रवि जी। जी। जब हम कहते हैं कि भाई निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, यह श्रीमद् भगवद गीता में आता है भाई निष्काम सेवा या निष्काम भाव जो है, वो ऐसा लगता है कि जीवन हमको जो मिला है उसमें हम जितना जितना खुले होते हैं उतना उतना हमारी अपनाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। बट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सचमुच हमारी ग्रोथ में जितना सहायक होना चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अगर खुद को एज अ स्टूडेंट देखते हुए अपने बचपन से जो बेसिक इंप्रेशन आया है आपको, क्योंकि जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है ऐसा लगता है कि वो आपको खुला रहने के लिए ज्यादा एनकरेज नहीं करती है। आप इससे सहमत हैं रवि जी? बिल्कुल। जब मैं हमारा यहाँ का सिस्टम देखता हूँ तो वो उसमें बंदिशें ज़्यादा हैं, मार्क्स ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा है। और मैंने अक्सर देखा है कि इफ एनीवन स्कोर्स पोरली इन 10th क्लास, जो कि एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड वो माना जाता है, तो अगर किसी की 10th में खराब नंबर आ गए तो उसको मैंने देखा है कि जीवन भर के लिए उसको एक उसको खराब मान लिया जाता है। और आज भी अगर हम कहीं अप्लाई करते हैं तो उसमें एक स्कोर शीट बनती है, 10th में कितने मार्क्स हैं, 12th में कितने। तो इफ आई एम स्कोरिंग पुअरली इन 10th और 12th, however good I may be, I'll not get a chance even to appear for an interview. तो बहुत ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड तो है ही हमारा सिस्टम। और उसमें भी हम देखते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, भाई समवन मे बी पुअर इन मैथ्स बट दैट पर्सन मे बी वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, लेकिन हम देखेंगे कि भी इसकी तो 10th में सेकंड डिवीजन है तो इसको इंटरव्यू के लिए मत बुलाओ। तो बहुत ही कंडीशनड है, जबकि होना अनकंडीशनल चाहिए। जैसा आपने कहा कि अनकंडीशनल लव, उसी तरह एजुकेशन भी अनकंडीशनल ही होनी चाहिए। तो ये अनकंडीशनल वाली बात पे उनका समर्थन लेते हुए सुधीर जी, मैं आप इतना चिंतन भी करते हैं, आप बड़ा फोकस वे में स्टडी करते रहे हैं, फिर आप पढ़ा भी रहे हैं, आपके छात्र आपको प्रेम भी करते हैं। उसमें मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ जो पढ़ाने वाला है वो उसको कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है, कैसे अनफोल्ड कर रहा है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर हम बेसिक की तरफ जाएं, एजुकेशन का रोल हमारी लाइफ में जो है, आपने जैसे देखा, हाउ वुड यू डिफाइन एजुकेशन? See, personally, actually taking forward the views expressed by Ravi Kanji, I think education is a transformation from merely analyzing data in a meaningful way to eventually achieving wisdom. The ultimate aim of education should be that a person is able to take informed decision, and a person is able to guide people who needs guidance, and a person is able to harness whatever qualities he have to achieve goals. This is, and of course education is also in a process of enlightenment. जैसे आपने कहा कि आध्यात्म की तरफ, लेकिन ये बाद की स्टेज में है। लेकिन मैं एक चीज का बड़ा पक्षधर हूं। आप देखिए, इतने साल से हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में चेंज होना चाहिए, एजुकेशन शुड बी बिजनेस ओरिएंटेड, इट शुड बी इंडस्ट्री ओरिएंटेड, देयर शुड बी। लेकिन ये चेंज हुआ क्यों नहीं? उसके पीछे एक खास कारण है। ये जो एजुकेशन जो डिफाइंड है, एक जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, मैं उसमें खराबी नहीं पाता। एटलीस्ट मैं स्कूल तक की बात करता हूँ। भाई जैसे आर आपको रिगर्स ऑफ मैथमेटिक्स चाहिए ही चाहिए, है ना? आपको भाषा के ऊपर ज्ञान चाहिए ही चाहिए। इसमें आपका चाहे ध्यान हो या ना हो। जैसे आप एक चीज मानेंगे कि अगर कोई कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं सीखता, उसको परसेंटेज का ज्ञान नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का ज्ञान नहीं है, तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो हम इसको ना सिरे से थोड़ा सा रवि सर की बात से थोड़ा सा सहमति भी है और थोड़ी सी असहमति भी है
कि एक रिगर होना चाहिए और उसको हमें पूरा करना चाहिए। पर्सनली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में, और बल्कि ज़्यादा, जब से लिबरलाइजेशन आया इंडिया में, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आया, एजुकेशन में भी लिबरलाइजेशन आया। अभी आप देखते हैं हमारे 3-4 बोर्ड हैं, हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, हमारे स्टूडेंट बाहर जाके भी अच्छा करते हैं, है ना? क्योंकि उनकी बेसिक फाउंडेशन अच्छी है। आपने जो बात कही अनकंडीशनल एजुकेशन, ये बहुत ही सार्थक है वंस यू आर आउट ऑफ स्कूल। सो ऐसा होना चाहिए। मैं जो समझता हूँ, अगर मैं एक एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और मैं एमबीबीएस के साथ में मैं सितार वादन भी सीखना चाहता हूँ, है ना? तो मुझे सितार वादन की क्लास अटेंड करने की परमिशन होनी चाहिए। अगर एक मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेता हूँ और मैक्रो में नहीं लेता, चाहे मुझे उस चीज का क्रेडिट मिले या ना मिले। और सबसे बड़ी बात, जैसे डॉक्टर स्वामी ने कही, किसी को भी अपने सब्जेक्ट्स चेंज करने का, किसी को भी अगर उसके कम नंबर हैं तो उसके बाद भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलने का पक्षधर हूं मैं, जैसे जी, इस बात तो से। जी रवि जी, सुधीर जी ने जो बातें कही उसमें काफी सारे बिंदु ऐसे हैं जिस पे मैं सोच रहा था कि इसमें थोड़ा और प्रवेश करूं। उसमें से दो मैं लेता हूं। इन्होंने गोल शब्द का प्रयोग किया, तो कई बार हम गोल का और कैरियर को एकदम समानार्थक समझ लेते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन है, और इन्होंने विजडम शब्द का प्रयोग भी किया, हम नॉलेज और एजुकेशन और विजडम, इनमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एजुकेटेड आदमी है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके पास ये चीज होनी चाहिए, जबकि उसके पास होती नहीं है। जैसे मैं ऐसा एग्जांपल दूं, बहुत एजुकेटेड आदमी कर्टसी के मामले में, रिस्पेक्ट के मामले में, सेंसिटिव होने के मामले में कई बार अनपढ़ आदमी के मुकाबले में कम ठहर जाता है। सो आपका इसके बारे में विचार? जब हम टोटल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं एजुकेशन के कंटेक्स्ट में, अगर, तो मुझे लगता है ये जो सुधीर जी ने कहा, जैसे गोल की क्लैरिटी के बारे में, ये यानी एक आपकी थिंकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होनी चाहिए। सो अगर मैं मेरी बात को वहां पे ले आता हूँ, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारी थिंकिंग स्किल को डेवलप करने में कितना सहायक होता है? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड है। अगर मैंने कोई चीज याददाश्त मेरी अच्छी है तो मैं अच्छा स्कोर करूंगा, और वो एनालिसिस की तरफ उसका ध्यान कम है। आप एक उदाहरण लीजिए, सिविल सर्विसेज तो सबसे बड़ी चीज है, देश को चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो एक व्यक्ति, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं, सुधीर सर भी जानते हैं, कि they studied engineering, but when it came to appearing for the civil services, इंजीनियरिंग एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है जहां पे थिंकिंग स्किल्स चाहिए। पर जब उनको सिविल का वो फाइट करना था तो उन्होंने क्या लिया? उन्होंने लिया हिस्ट्री और से फॉर एग्जांपल एंथ्रोपोलॉजी। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि एनालिटिकल सब्जेक्ट लेके आप वहां स्कोर नहीं कर पा रहे। यानी कि मेमोरी बेस्ड हमारा सिस्टम है, हमारी सिलेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है। अगर मैंने मेमोराइज अच्छा किया, मुझे पता है कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो मैं ज्यादा स्कोर कर पाऊंगा। मैं उसमें एनालिसिस का तो रोल ही खत्म कर दिया हमने। तो आप जनरली देख लीजिए, ऑल द आईआईटीएंस हु आर वेरी गुड इन एनालिसिस, दे ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जहां पे एनालिसिस नहीं है, मेमोरी बेस्ड है, वो सिविल में वो लेकर के और वो आईएएस बनते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारा सिस्टम मेमोरी बेस्ड है, उसमें एनालिसिस का रोल कम है। और जो दूसरी बात आपने कही कि एजुकेशन शुड डेवलप द थिंकिंग काइंड ऑफ स्किल्स, आई एग्री विद व्हाट सुधीर जी सेड। एंड ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं जो बड़े मशहूर है, उनके ऊपर एक सेंटेंस भी लिखा होता है, एजुकेशन इज अ लिबरेटिंग फोर्स। इट्स अ लिबरेटिंग फोर्स। विजडम दे, जो भी दे, बट माइंड को अगर वो लिबरेट नहीं कर पा रही तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। और लिबरेट का मतलब है कि आई एम वेरी इंक्लूसिव इन नेचर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे सामने गोरा है, काला है, अफ्रीकन है, मैं सबको एक समान मानता हूं, यानी कि मेरा माइंड लिबरेटेड है। और देखो, मैं एक बहुत ही क्रूड आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जहां पे सबसे ज्यादा अशिक्षा एक क्षेत्र में है और वो क्षेत्र
दुनिया को गजब का एंटरटेनमेंट दे रहा, जो हमारा बॉलीवुड है। कपूर खानदान के लिए ऋषि कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमारे खानदान में कोई कॉलेज नहीं गया, और उस खानदान का जो कंट्रीब्यूशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, वो तो आप मेजर भी नहीं कर सकते। जैसी राज कपूर ने सोशल इश्यूज पे पिक्चरें बनाई, तो एंड ही नेवर वेंट टू कॉलेज, तो इसलिए हमारी जो एजुकेशन है उसका सीधा संबंध नहीं है उसकी यूटिलिटी या स्किल डेवलपमेंट से, वरना आपके बॉलीवुड में सारे लोग जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट ही वहां अच्छा कर पाते। तो सुधीर जी, जैसे रवि जी ने कहा, तो मुझे ऐसे याद है, अभी कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग करके एक्टिंग में आगे कर गए, और उन्होंने सही कहा। वो इससे मुझे लगता है कि जो लाइफ है इटसेल्फ हमको एजुकेट करती है, दैट इटसेल्फ इज इम्पोर्टेंट। बट हम अभी फॉर्मल एजुकेशन की बात थोड़ी ज्यादा कर रहे हैं। उसको लेते हुए मुझे एग्जाम्पल याद है, सूर्य, आप एमबीए किए हुए हैं और मैनेजमेंट को पढ़ाते हैं आप, तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने गैराज से शुरू किया, या मेरे ख्याल से बिल गेट्स भी, उन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की। कई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़कर इधर चालू हो गए। तो एक हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार क्या मतलब किसके पास में वो कैपेसिटी है टू ग्रो और टू मैनिफेस्ट व्हाटएवर इज बेस्ट इन हिम और हर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आपके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चलते हैं, तो उसमें बहुत टीचर्स ऐसे होते हैं जो आपको लाइफ की बारे में सोचने के लिए भी इंस्पायर कर रहे होते हैं, बट वो फिर उनका मेन सब्जेक्ट से अलग हो जाता है। मैं घूम फिर के वहीं आ रहा हूँ कि अगर आप अपने एमबीए के दिनों को याद करें, और चूंकि मैं आपके साथ पढ़ रहा था, तो हमारे प्रोफेसर राज के अग्रवाला जो थे, वो बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हुए ऐसा लगता था कि पूरे जगत से कनेक्ट कर देते हैं। सो इफ आई में सबमिट, एजुकेशन हमें संसार के साथ जुड़ते हुए ग्रो करने की तरफ ले जाए, ऐसा मुझे लगता है ऐसा हो नहीं पा रहा है अक्सर। आपका इसके बारे में ऑब्जर्वेशन और क्या थॉट्स? आपने आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जैसे मैं इफ आई गो बैक टू माय ओन एमबीए डेज एंड व्हाट वी स्टडीड, so what we studied in HR, what we studied in business policy. You spoke about Professor Raj K. Agarwala. He was a wonderful teacher who was an inspirational figure, you know. But he is no more, without any disrespect to him. I have also taught strategic management and business policy. And I realized that the subject which I am teaching, many portions are the same which Professor Raj K. Agarwala was supposed to teach to me, and he missed teaching those. For example, let me tell you how to make a strategy, how to do long-term forecasting, how to break strategic goals, into short-term goals. What is the meaning of a process? What is the meaning of a plan? What is the meaning of a tactic? In his he used to teach in a very interesting way, but I personally think he missed out on the finer theoretical aspects of what he should have taught me. But he was a wonderful teacher, and I owe my love for teaching to the inspiration I got from him. See, what Right. I'm trying to tell you, it is quite fashionable to condemn structured education in India. As a teacher, I have realized that structured education has got great correlation with the actual world. Where are we failing? Because I agree with you and I agree with sir, we are failing. Where are we failing is we don't have teachers who can bring immediate connect between the subject and the real world. Let me give you an example. There is a course which I am teaching right now, marketing management in BBA. There is a topic there, use of AI and robotics in marketing. See, I want to pay tribute to the people who have designed this course of marketing management. They have brought in all the aspects which were not taught to us because they were not relevant. For example, there is social marketing, there is social media marketing, there is digital marketing, there is use of AI and robotics. See, if you will not understand what is analytics, if you will not understand what is AI, and these are very boring to teach in the class, and for a student also this is very boring. Those students who are not paying attention to this in the class, they are likely to fumble when they go out in the actual world. My limited point is much water has flown down the Ganges.
Really, I want to say, because he is a director, he's a principal for many years, he also will vouch for it that the courses are changed, the courses are modified. Where we are lacking is we don't have, especially in the field of management, we have in the field of civil engineering, computer science, we may have teachers. There is an acute dearth of teachers who can teach the subjects which are relevant today. ये जो बात है ना, ये जो बात है, मैं एक चीज, जैसे मैं एक चीज को पूरी तरीके से कहता हूं, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट डॉक्टर जेसी गांधी से पढ़ी। उन्होंने हमें एडवर्टाइजिंग बजट कैसे बनाना है बताया। उन्होंने हमें बताया जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। जब मैं पहली बार मैंने नौकरी करी और मैंने अपने सीनियर मैनेजमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में लोगों को बताया कि वी शुड मेक zero based budget and we should not depend on the historical figures, they adopted it. I was just a management trainee, but I learned it in the hollowed premises of Jodhpur management program and I was taught by Dr. JC Gandhi. So courses revise होते हैं, ये दोनों तरफ का खेल है, No, दोनों Sudhir, पक्षों का। I must compliment you. You stand by speaking for or advocating for the existing system, and rather than condemning or criticizing it, what you are suggesting indirectly is that you at least apply it sincerely, and Right. something new is coming and it is already there. So rather than being critical, at least appreciate and imbibe. I respect that. And taking this cue, and I was going to Dr. Ravi Kanji, who has been director of an institute and is very closely related to education. Ravi Kanji, when I say unconditional education, I really don't mean that there be no structure. What I, as initially mentioned about helping overall personality development of a student was my basic underlying idea. Now, coming to what Sudhirji mentioned, and if you have a given book and if you are not living the principles or whatever is being taught, and as he mentioned about JC Gandhiji and Professor Agarwal, etc., you bring your innovative thinking, you bring your creativity, you uh, you you be open in first understanding what would be helpful for the student and also being in a position to offer that. तो इस तरह की ओपननेस हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में है क्या, आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? बिकॉज कई बार टीचर को लगता है यार ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ यार, दिस इज आई शुड हैव डन दैट और आई शुड हैव एडेड दैट क्योंकि अब ये टेक्नोलॉजी है एटसेट्रा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कितनी ओपननेस आपको लगता है कि एजुकेशन प्रीमाइसेस में है, रविकांत जी? openness in the premises in the physical form, नहीं वो क्या पढ़ाना inside चाहते the हैं class. उसको- हाँ हाँ तो डेफिनेटली थोड़ा हमारे यहाँ एक प्रचलन है कि गुरु शिष्य का रिलेशनशिप एक बहुत ही फॉर्मल होना चाहिए। उस सेंस में मैं देखता हूं तो ओपननेस की कमी तो है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर टीचर सामने दिखे तो उसके पांव छूने अच्छी बात है, बहुत सही बात है, लेकिन यस ओपननेस की कमी है। और मैंने खुद देखा है एज प्रिंसिपल के मेरे पास टीचर्स कुछ केस लेके आते हैं तो मैं पूछता हूं कि भाई बताइए क्या इंडिसिप्लिन किया इन्होंने, तो बोलते हैं कि साहब ये लड़का लड़की क्लास खत्म होने के बाद भी क्लास में बैठे रहते हैं 1 घंटे तक। तो बिल्कुल एक ओपननेस की कमी तो है ही। ऐसा नहीं होना चाहिए, टीचर को क्यों सोचना चाहिए भाई आई कैन ऑल्सो थिंक दैट दे वर डिस्कसिंग समथिंग, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। तो ये ओपननेस की कमी है। दूसरा एक ओपननेस का एक मैं उदाहरण देता हूं, इंटरनेशनल बोर्ड से उदाहरण लूंगा, बिकॉज दीज डेज अगर मैं एक बोर्ड्स की भी हायरार्की है, स्टेट बोर्ड है, देन सीबीएसई है, देन इंटरनेशनल बोर्ड है। इंटरनेशनल बोर्ड में एक नियम है जो मुझे लगता है कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स को इमीडिएटली अपना लेना चाहिए। अगर एक सवाल 80% बच्चे अटेम्प्ट नहीं करते, मैंने 5 सवाल दिए पेपर में और क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था जो 80% बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया, तो ऐसा माना जाता है कि वो सवाल गलत था, वो होना नहीं चाहिए था। हमारे यहां अगर ऐसा है कि 20% ने कर लिया तो हम कहेंगे ये 20% ही होशियार है, 80% जो है वो पढ़ के नहीं आए थे। सो द पॉइंट इज दैट हाउ डू वी वर्क, बिकॉज इवेल्युएशन इज अ मेजर पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम। द इवेल्युएशन शुड बी लिटिल फ्लेक्सिबल इन द सेंस दैट अगर कोई भी चीज मान लीजिए 30% बच्चा ही अटेम्प्ट कर रहा है
तो 70% नहीं कर पा रहा, इसका मतलब कि वो 70% ठीक है, वो क्वेश्चन गलत था. इस such kind of openness is required in the educational system, that the evaluation process should be made flexible. Very good. Time थोड़ा कम है सुजी. You may add what you want to. I just wanted to add another side. School education, college education, post graduate education और फिर डॉक्टरेट. आप दोनों डॉक्टर मेडिकल वाले नहीं है, हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं. तो आपने पीएचडी किए हुए हैं. पीएचडी को लेकर ना बहुत कॉमेडी जो आते थे, उसमें ऐसा होता था कि जो आपका गाइड है, आप उसके घर पे आटा लेके जा रहे हो, दूध लेके जा रहे हो. आई नो, आई मीन इट डजंट हैपन ऑलवेज, बट फिर भी व्हाट दे आर हिंटिंग इज कि उसमें फेयर way of imparting education or helping the researcher in preparing whatever his premises is etc. वो उतना sincerely नहीं होके जो personal bonding कह दो या personal expectations कह दो या so factors other than education come into play. But when you look at it in the big picture, तो it not only is not good for that individual but it is bad for the whole society, क्योंकि जो उसका contribution है वो उतना नहीं हो पा रहा है. और ये एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा कि जो पीएचडी किए हुए हैं वो कितना हम अप्लाई कर रहे हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए. वो पड़ी रहती हैं जिल्द बंधी हुई या उसका कुछ हो पाता है. बट रेस्ट्रिक्टिंग टू द फर्स्ट साइड ऑफ इट, आपको जनरली क्या इंप्रेशन लगता है कि जो बेसिक वैल्यूज होनी चाहिए पीएचडी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कितनी आपको लगता है कि हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में या नहीं है? नहीं, देखो, जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की थी तो दी आवर गुरु फर्स्ट आस्क्ड मी दैट व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी एंड ओंटोलॉजी एंड द मेथोडोलॉजी. सो मैंने कहा व्हाट आर दीज वर्ड्स, then he explained to me the meaning of that. So, and he also explained to me that research does not mean that you need to boil the ocean. I still remember his words. And then he said, you must be committed to your research. See, first of all, it must start with the selection of research. What is the area? Are you selecting something which is very abstract? If it is very abstract, then it must lay the foundation for future research. That means it is just, if it is exploratory research, it must lead to future research. So research is a very vast subject. You spoke about the role of PhD guides. I'm afraid whatever you described was not untrue. It used to be true. However, with the onboarding of so many private universities in the last 20 years, of course, Modi government gave it a fresh impetus, but it started, actually it started with Narasimha Rao's government only, with liberalization. So a lot of private universities have come into play. So it is no longer a seller's market where there are very few PhD giving universities and there are very few PhD guides. Now, some of the private universities and the new generation university, for example, IP University itself is doing a wonderful job in awarding PhD. There is MIT University. I did it from Pacific University in Udaipur, which is a wonderful university. And I remember all the time, whatever help I needed, because I was based in Udaipur. I was doing a PhD full time, but my area of specialization was Delhi. So they allowed me to relocate to Delhi so that I could, put my heart and soul into the research work. So I said, I don't want a compulsion for attendance because from Delhi, Udaipur. So they allowed it. Things are changing. See, as you have more privatization and more competition, things will become better. That is a given. But it is also true, over competition will lead to lowering of standards in PhD. So we have to strike a fine balance between privatization, liberalization, and adherence to the highest standards. Also, if you see in terms of openness or unconditional love, nowadays this government, and I'm sorry to be bringing in the government again, but they have brought in a system of credit. There is a credit bank. So if there is a student who's doing 4-year university program and he has cleared some paper, that they will go into his credit, and he wants to take a break from education, he wants to work and then accumulate some money so that he has some filial duties to attend to, and then he will resume his education. It was not possible 5 years ago. Absolutely. So I appreciate that. Yeah. all these things are leading to unconditional. See, I am by nature a very hopeful person. The society is always striving for betterment, and I think in India also, contrary to the popular belief, I think the education standard, everything we are progressing towards
excellence. This is So my I'm happy to be talking to a positive person. And on that positive note, in just last 2 minutes, I would request Dr. Ravikant Swamiji to share his thoughts on the way technology and especially internet and uh, you have everything at your fingertip available. I remember the books that you needed to kind of get the information. You will spend 6 months a year, or you'll order books, they will come, you won't have it. But now you can do that in 2 days on internet anywhere. So how that you think is helping overall in the standard of education? Briefly, your take on that, Raviji. Yeah, so definitely that is helping because with the digital content, the search has become very fast. Because in my college we have law courses, so I'll take an example of a very important repository of legal cases in India. It is called SCC Online, Supreme Court Cases Online. Now, earlier this was in the hard form and it was very difficult to search cases because generally, when an advocate is going before a bench, he has to cite similar cases. So, searching similar cases was very difficult when it was in the physical form. You have to remember, you have to consult people कि ऐसा case कहाँ मिलेगा. With this SCC Online being a digital repository, it is so easy to cite cases, and therefore the speed of judgments, I believe, in our country, where 3 crore cases are pending, even the speed of judgments have become faster because the search part, specifically the search part, has become very fast and easy. Wonderful. Regarding the PhD issue, also, yes, I would like to tell that what Sudhir sir said, the present establishment after 2014, the rules have been made better, and it is PhD is no more a cakewalk in India. And I'll just give an example how the rules have been streamlined. Say, for example, if I am doing PhD, so it's not that I can submit a thesis and get the PhD awarded. There is a condition that the out of my PhD, at least 2 articles should be published in Scopus or ABDC. So such conditions have streamlined PhD, and therefore the Guru Seva will become definitely be controlled. So, Raviji, I appreciate your very, very important contribution to this theme of unconditional education. And Sudhirji, I kind of share the positive outlook with which you are looking at the current education system. But I would also say, with your permission, that there is always a scope for improvement. And Of in course. that way, I Yes. think there is much more that we collectively can think without criticizing as to how to help a student in being his own person, in developing his overall personality, and not being conditioned or not living under self-imposed Right. limitations, as many of us do actually. So, but Definitely. anyway, this was quite stimulating and very, very informative. Sudhiji, thank you very much. Raviji, with lots Thank and you, lots sir. of good wishes Thank you. for you and for our viewers. This is Ashok Vyas. Namaste.